छोटे क्वेश्चन, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन, वो सारे डील कर लेते हैं और फिर हम आगे वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर जो है ना उसको शुरू करेंगे। बट 5-10 मिनट छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना उसको देख लेते हैं, पता चला कि छोटे क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं, एक भी नहीं बनेंगे। तो बस 5 मिनट जो है ना 5-10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल तो खैर सिलेबस से हटा हुआ है, तो इसको तो हटाओ। चलो बताओ, सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होता है, मिनिमम होता है ना। जब सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस समय, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है। इज द रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। बताओ भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी है या फिर वेरिएबल क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो मैं 5-10 मिनट में रोटेशन का डिस्कस कर रहा हूँ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने एक भी डिस्कस नहीं किए थे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो थोड़ा सा उसको 5-10 मिनट में अभी करूंगा सॉल्व, और उसके बाद फिर वर्क पावर एनर्जी पे हम लोग चले आएंगे। ठीक है। चलो बताओ भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी है वेरिएबल क्वांटिटी है। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना, कांस्टेंट नहीं होता है। वेरिएबल कैसे होता है भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालते हो, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो कि सेंटर के अबाउट निकालते हो, ठीक है, सपोज करो ये एक सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका एम आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसी को आप एम के स्क्वायर लिखते हो ना, एम के स्क्वायर से आप लिखते हो। लेकिन अगर आप जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हो, उस एक्सिस को आप चेंज कर दो। सपोज करो कि अब आप इस एक्सिस के अबाउट आप निकालने जा रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे, तो अगर ये चेंज करेगा तो या के जो है ना, के भी चेंज कर जाएगा। तो इसलिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ना, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है। चलो ये देखो, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम मास आर मेड ऑफ मेटल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। देखो क्या कर रहा है, दो सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है ना, मास दोनों का सेम है, मास सेम है ना। ध्यान से समझो, ये डेंसिटी आपका पीछा कहीं छोड़ेगा ही नहीं, मास सेम है, ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, डेंसिटीज डिफरेंट है ना। इसका ρ1 है, इसका ρ2 है, मास सेम है, मास m और m है। अगर मास सेम है, डेंसिटी डिफरेंट है, तो क्या मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ इस तरह से, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि इसका भी वॉल्यूम जो होगा ना वो भी डिफरेंट होगा। क्या आप ये बोल सकते हो भाई, मास सेम है, डेंसिटी डिफरेंट है, तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है इफ m इज कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट है तो डेंसिटी मस्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच वन ऑफ देम हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर किसका ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। आर किसका ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका होगा। आर ज्यादा होगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसका आर ज्यादा होगा, यानी कि लोअर डेंसिटी। ठीक है, मीन्स अ स्मॉल डेंसिटी, अ स्मॉलर डेंसिटी, अ स्मॉलर डेंसिटी विल हैव हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ये देखो, ये बहुत एकदम बहुत सिंपल सवाल है। इसका डेरिवेशन एक आता है ना, डेरिवेशन में आपको एंगुलर, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी में निकाला करते थे, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का आपका रिलेशन निकाला होगा आपने, पी स्क्वायर बराबर 2m के निकाला होगा आपने। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके लिए होता है, ये ट्रांसलेशन के लिए होता है ना, ये ट्रांसलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इन द सेम में आप रोटेशन में आप निकालते हो एल स्क्वायर बराबर 2m मास है ना, मास की जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2i के हो जाता है। ठीक है, ये रोटेशन के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों को डिराइव कर सकते हो आप, कोई बड़ा इशू नहीं है। ट्रांसलेशन में भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे भाई, पी कितना, मोमेंट एनर्जी कितना होता है, हाफ m वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी लिखते हो आप। मैं अपनी मर्जी से क्या कर रहा हूँ, v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और v से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये कितना आ गया देखना, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मास से नहीं करना है, मास से करना है, मैं वेलोसिटी से, मास से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं मास से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया 2m बराबर के। ये दोनों क्वांटिटी आपको मोमेंटम दिख रहा होगा, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर बराबर 2m के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम बाई हार्ट करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ भी उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। आप यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कर दो और आई से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या आ गया भाई, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2i
बराबर के, यहाँ से आई और ओमेगा को आप क्या लिखते हो, एल लिखते हो, तो एल स्क्वायर बाई 2i बराबर के, यहाँ से एल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा 2i के एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो विच वन इज हायर हायर काइनेटिक एनर्जी, जिसका मोमेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा आप इसको कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस स्पीड क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मैंने भी जस्ट बताया है आपको। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होता है, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका स्पीड कितना होता है, 0 होता है। इसका स्पीड v बराबर आर ओमेगा होता है, और इसका स्पीड v बराबर 2r ओमेगा होता है। ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व, बताओ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहता है भाई, जब प्लैनेट्स सन के अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होता है, बताओ। सर ग्रेविटेशन फोर्स। नहीं सर एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी नहीं, कंजर्व कुछ और होगा ना। ठीक है, आप सही पहुंचे हो, बट कंजर्व तो कुछ और होगा। आपने केपलर का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, या राइट सिमरन, राइट राइट राइट, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, ये केपलर का सेकंड लॉ है भाई। यहां से अगर आप नहीं पकड़ रहे तो कम से कम, नहीं हो रहा था। ओके ठीक है, चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन द प्लैनेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, कितना होता है टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू 0 होता है ना, टॉर्क का कितना होता है वैल्यू, 0 होता है। 0 कैसे होता है 0 भाई, बताओ, कोई बता सकता है टॉर्क की वैल्यू 0 कैसे होती है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है टॉर्क 0 कैसे होता है। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है ना, ठीक है। तो ये देखो, जब जब सन रोटेट, जब कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट रोटेट कर रहा होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, दिस इज अ फोर्स। और रेडियस वेक्टर जो होता है वो भी सेंटर की तरफ होता है। तो आर और एफ के बीच का एंगल जो होता है ना, थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, आर एफ साइन 0 डिग्री होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स 0। ठीक है, बताओ, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विल इट्स एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, यस सर होगा। चलो और कोई बताओ भाई, होगा या नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क मैंने नहीं लगा रखा है, किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क मैंने नहीं लगाया, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया ना ये, यहाँ पे इसको एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहिए था, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी दिया था, आप कंफ्यूज हो गए। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, ठीक है, दिस इज अ कंजर्वेशन, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो भाई, ये सेंटर ऑफ मास वाला टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं भाई, हम टॉर्क बोलते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, पहला क्या है, रेडियस पे और फोर्स पे। रेडियस नहीं है ये, आर रेडियस नहीं होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वो ये परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस मतलब जिस दोनों के हाँ बीच का रहता है फोर्स के। हाँ, यस यस राइट राइट, हाँ वही तो, रेडियस बोलना गलत है, तो इसको आप हैबिट बना लोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, तो आप समझ रहे हो सही, आप समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, बट बोलोगे बोलते बोलते कहीं ना कहीं आप गलती अप्लाई कर दोगे, इसलिए रेडियस नहीं है, सही समझ सही है। पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ यस यस, साइंस पे डिपेंड करता है, तो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस जहां से यहाँ तक आप डिस्टेंस निकालते हो वो सब आप देख लेना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है भाई, तो पहला मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना, जो मास आपने कैसे ओरिएंट कर रखा है, शेप एंड साइज, लाइक शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ वही एक्सिस, एक्सिस आपने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आप ले रखा है ना, उस पे भी डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो ये सब तो आसान है, ये सब तो बोला। हाँ ये बताओ, इफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर अर्थ जो है ना अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है अर्थ का, अर्थ का जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी इसका प्रेजेंट रेडियस है, उस रेडियस से अगर ये कॉन्टैक्ट होकर के हाफ हो जाता है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे, तो इक्वेटर पर एक दिन कितने का हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका। तो बेसिकली इसमें अगर अर्थ इतना बड़ा था, ये देखो अर्थ का रेडियस अगर इतना, आर रेडियस अगर अर्थ का है, तो आपसे कह रहा है कि अर्थ का रेडियस जो है ना वो अब r/2 हो जाए। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहेगा, बस ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो इसका I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2। अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अभी बताना, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ। अर्थ 2/5 mr²। यस यस अभिनव, 2/5 mr²। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलो अभी जब आप इसको आप घटा दोगे तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/5 m, और r की वैल्यू जिसकी r/2 का आप स्क्वायर। हाफ कर दियो ना, तो ये r/2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ω1 कितना होता था भाई बताओ, ω1 कितना होता है, 2π/t। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/24 इंटू 3600, है ना, 24 घंटे का एक दिन होता है ना। यस एक दिन सर। यस एक सर। दिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टाइम पीरियड पहले जो था, अगर पूरा फुल रेडियस है इसका, तो टाइम पीरियड 24 गुना 3600, और बाद का टाइम पीरियड आपसे ω2 बराबर वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, ω2 निकालोगे तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेना, T2 निकाल लेना। यही T2 आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने दिन का, एक दिन कितने का बन जाएगा अगर अर्थ कॉन्टेक्ट होकर के आधा हो जाता है, कॉन्टेक्ट सिकुड़ करके आधा हो जाएगा तो। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन बताना है भाई 6 आवर। चलो भाई 6 आवर आ रहा है क्या, देख लेना 6 आवर आएगा। टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड इसका आंसर 6 आवर, 6 घंटे का ही दिन रह जाएगा। अगर अर्थ कांटेक्ट कर जाएगा ना, तो दिन जो है आपका 6 घंटे का ही रह जाएगा। मतलब हर 6-6 घंटे पे ना आपको सूरज के दर्शन हुआ करेंगे। 3 घंटे सोना है और 3 घंटे जागना रहेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा सिचुएशन। आ जाओ, व्हेन डज अ रिजिड बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी को भी इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है बता सकते हो। बॉडी पे लगने बॉडी पे लगने वाला जीरो। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मस्ट है ना। ठीक है, सिर्फ नेट फोर्स से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, तब जाकर के बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में कहोगे। चलो हार्ड बॉयल एग बताओ भाई, हार्ड बॉयल एग, एक बॉयल एग है और एक कच्चा एग है ना, रॉ, कच्चा अंडा और पक्का अंडा, दोनों को आपने टेबल पे स्पिन कर रखा है। ये आपका कच्चा अंडा होगा और एक ये पका अंडा होगा। टेबल पे आप स्पिन करते हो ना, तो अंडे को पकड़ के एक को बॉईल करके ले आओ, एक को कच्चा ले आओ, दोनों को स्पिन करो। तो स्पिन करके, सिर्फ आप स्पिन करके आपको ये बता देना है कि भाई कौन पका हुआ है और कौन कच्चा अंडा है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको आप निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है, mr² होती है। तो r तो दोनों का कांस्टेंट होगा, m जो है ना वो चेंज कर जाएगा दोनों का। ठीक है, जब m चेंज कर जाएगा तो आप टॉर्क जो है ना आप सेम लगाओगे, टॉर्क लगा लोगे आप, आई अल्फा लगा लेना। आई अल्फा अगर आप लगाओगे, सेम टॉर्क के लिए जो है ना, किसी का सेम टॉर्क के लिए किसी का अल्फा जो है ना वो कम आएगा और किसी का अल्फा जो है ना वो ज्यादा आएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पका अंडा कौन है और कच्चा अंडा कौन है। सर किसका मास कम होगा? सर कच्चा बताओ अंडा भाई। मतलब ज्यादा देर तक घूमेगा ना, तो हाँ यस, उसका ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, कच्चे अंडे का ओमेगा ना ज्यादा होना चाहिए, अल्फा बोल लो या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका आई आई किसका ज्यादा होना चाहिए भाई, mr² किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ, कच्चे का या पके का। सर कच्चे अंडे। कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्या कारण हो सकता है। सर वो धीरे घूमेगा ना। ये मुझे भी नहीं पता है सच बताऊं तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मास जो है ना, ये मास कच्चे अंडे का क्या होगा, मास मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। सपोज करो कि अगर वो मास, मान लो कि मैं उसको बॉईल करता हूँ, किसी कच्चे अंडे को मैं बॉईल कर रहा हूँ, तो पानी तो अंदर नहीं जाएगा ना, बॉईल एग का मास ज्यादा। हाँ ये तो मुझे भी सचिन यही लग रहा था, बॉईल एग का मास जो है ना वो ज्यादा होगा, बस ये तो, ये लॉजिक मुझे भी सही लग रहा था। रेडियस तो नहीं चेंज करेगा ना भाई, दोनों अंडे का रेडियस तो नहीं चेंज करेगा ना, रेडियस तो नहीं चेंज करेगा ना, बॉईल करने से वो फैल थोड़े ना जाता है, बॉईल करने से शेप और साइज तो वही रहता है ना, बट मास बढ़ जाता है। मास क्यों बढ़ जाता होगा, आई थिंक ये स्टीम अंदर जाता है क्या। ये पता नहीं इसका क्या।
हाँ वही बोल सर रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। रो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, कैसे ज्यादा होगा बताओ, मुझे नहीं पता है, कोई बता सकता है भाई? रो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और हार्ड बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, कैसे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ भाई, कोई आइडिया है? हाँ गीतू, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि दो, जैसे यस आपके सर। पास दो कच्चे, एक कच्चा अंडा दे रखा है, ठीक है, एक कच्चा है ना रॉ, और एक पका अंडा दे रखा है। पका अंडा यानी बॉइल, बॉइल एग दे रखा है। सर तो ये बता रही, हाँ वेट 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 सानिया, कोई एक बता रही है इन्हीं में से कि जो रो होगा ना, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना वो ज्यादा होगा, और बॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ये कम होगा। तो ये कैसे होगा? क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है। सर सर जो रॉ प्राइस वाले का मास ना, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा ना। रॉ वाले का नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो बॉयल एग है उसका मास हाँ ये भी, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ ये यूनिफॉर्म है। लॉजिक, हाँ ये लॉजिक भी सही है, ये लॉजिक सही है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉजिक सही है। मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉजिक जो है ना, क्या होगा कि रॉ, जब वो रॉ होगा ना, जब वो रॉ मटेरियल होगा, तो बेसिकली उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो सॉलिड नहीं होगा ना, वो तो कच्चा अंडा है। यस सर, उसका जो लिक्विड मैटर होगा नॉन वो बाहर यूनिफॉर्म आने की होगा। कोशिश हाँ करेगा, हाँ, बाहर की इसका जो तरफ। लिक्विड, हाँ राइट, जो रॉ का जो लिक्विड होगा ना, ये रॉ का लिक्विड जो होगा ना, अंदर का सारा लिक्विड जो है ना, जब इसको आप स्पिन करोगे ना, तो इसके अंदर का सारा लिक्विड जो है ना वो सरफेस पे चला आएगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सारा का सारा मैटर जो है ना वो उसके बॉर्डर पे चला जाएगा, कोने पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाँ ये सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो एम आर स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट है, आर का दूरी जो है ना, इसमें आर बढ़ गया, इस पूरे में आर जो है ना, सारा बॉडी जो है ना वो सेंटर से इतनी इतनी दूरी पे चला गया, तो सबके लिए आर बढ़ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब बॉयल के केस में क्या होगा भाई? बॉयल के केस में क्या होगा ना, ये सारा का सारा मास सर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्ड है यूनिफॉर्मली। इसलिए बीच में है। हाँ, तो कुछ कुछ इसके मास बीच में भी रहेंगे, तो कुछ के लिए तो आर जीरो हो जाएगा, कुछ के लिए आर यहाँ पे है, लेकिन कुछ का आर, तो कुछ बॉडी सेंटर पे ही रहेंगे, तो इनके लिए आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो कम हो जाएगा। या दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन, ये सही एक्सप्लेनेशन है। रॉ अंडा जो होगा ना, कच्चा अंडा को जब आप स्पिन करोगे ना, तो उसके सारे मास जो है ना, सारे अंदर का जो लिक्विड है ना वो सेंटर से दूर भागेगा, और ये सारा का सारा यहाँ एक्यूमुलेट होना चाहेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सब कुछ बाहर की ओर भागना चाहेगा, और ये तो सॉलिड है, तो इसका मास जो है ना वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थॉरली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास रेडियस डिपेंड करता है, ये रेडियस, ये वाला रेडियस डिपेंड करे। चलो समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना है, ये जरूरी नहीं है कुछ, बट एक अच्छा सवाल था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? आपसे पूछा जा रहा था कि कच्चा अंडा और पक्के अंडे को आप सिर्फ स्पिन करके आप कैसे डिस्टिंग्विश कर दोगे? ये सब डिराइव करना है, इसको आप लोग डिराइव कर लेना ना, ये डेरिवेशन हो सकता है कि आ जाए। हाँ, वर्क डन का एक्सप्रेशन है भाई, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय ए टॉर्क, टॉर्क के कारण एक्सप्रेशन करना है, तो इससे हेंस राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, पावर वगैरह का आप निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? dw/dt होता है, वर्क अपॉन द टाइम। ठीक है। वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी हाँ अपॉन। हाँ, तो वर्क के लिए आप क्या लिख सकते हो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या, हाफ आई तो कांस्टेंट है, हाफ आई कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा का हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास आया आई ओमेगा इंटू अल्फा, आई और अल्फा मिलकर के टाउ बना लेते हैं, टाउ ओमेगा, ठीक है, इसलिए पावर बराबर होता है टाउ ओमेगा। चलो एक तो हो गया, दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है? वर्क डन बाई ए टॉर्क, टॉर्क के कारण वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे? वर्क डन बाई ए टॉर्क कैसे निकालोगे? चलो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे भाई। वर्क डन बराबर डीपी बाई डी टी लिख सकते, वर्क डन बराबर पी डी टी लिख सकते हैं ना, पी डी टी, ठीक है। वर्क डन बराबर पी डी टी लिख सकते हैं, पी की वैल्यू में क्या दे दूंगा? टाउ ओमेगा, ये कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये कैपिटल डब्ल्यू है, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये वर्क डन है, डब्ल्यू और डब्ल्यू में कंफ्यूज, ये ओमेगा है ना, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा टाउ ओमेगा, और यहाँ से ये डी टी आ गया, डी टी, ठीक है। ओमेगा डी टी मिलकर के क्या बनता है भाई? डी थीटा बनता है ना। टाउ क्या टॉर्क है, या टाउ टॉर्क है ना, ये टाउ को टॉर्क पढ़ा जाता है ना, आप लोग कहीं रोटेशन पढ़ रहे हो और टाउ नहीं पता है, ये स्टैंडर्ड है ना, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ये कोई भी बुक का स्टैंडर्ड है। टाउ,
टॉर्क को सीधा टॉर्क नहीं लिख करके इसको टॉर्क को हल्का सा शिफ्ट कर दिया जाता है, ये दिस इज टॉर्क, ये टॉर्क होता है, इसको टाउ पढ़ा जाता है ना, TAU टाउ, टाउ इंटू ओमेगा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है भाई, डी थीटा बनाता है। तो यहाँ से आ गया टाउ डी थीटा, तो यहाँ से आपका वर्क का एक्सप्रेशन आ गया θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा। ये आपको प्रूफ करना था, दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने पावर आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, ठीक है, पावर आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो और वर्क आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। चलो ठीक है, इसके लिए रहने देते हैं, अब हम चलते हैं वापस से उस पर। ये सब तो ठीक है, ये सब बाकी सब तब तो मैं करा ही चुका हूँ ना, ये सब तो करा चुका हूँ, ठीक है। चलो अब हम वापस चलते हैं, मैं वापस आता हूँ उस पर, वर्कनरी पावर पे मैं आता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये मैंने 1 नंबर और 2 नंबर के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए थे, सिर्फ रोटेशन में बड़े नंबर्स बड़े बड़े क्वेश्चन ही आज मैं करवाया था। तो मुझे लगा कि चलो 5 मिनट डिस्कस कर देता हूँ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, वही मैंने डिस्कस किया। अभी मैं वर्क, एक्चुअली हमारा टाइमिंग अभी वर्क का था, बस थोड़ा सा वेट करो 2 मिनट। चलो भाई, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट, ये मुझे सीट, मुझे वो वर्क पावर एनर्जी का मैं सीट तो अपलोड कर लूँ, PPT। सर कल तो क्लास नहीं है ना? अब अभी तक तो मेरे पास यही न्यूज है कि कल क्लास नहीं है, अगर लगेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, बट अभी तक तो मैं श्योर हूँ कि नहीं है क्लास। बट कुछ लोग कह रहे थे कि मॉर्निंग में सर रख लो, मॉर्निंग में रख लो, तो मुझे लगा कि चलो भाई रख सकते हैं। तो मैं अभी तक मुझे कुछ न्यूज मेरे पास नहीं आया है, तो नहीं ही होगी, मान के चलो कि नहीं होगी, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया। कल आपका पेपर ही है ना, कितने बजे से, 2 बजे से 2:30 बजे से? सर 2:30 से 5:30। हाँ तो अब क्या ही पढ़ोगे, अब आप लोग सेल्फ स्टडी कर लो, वो ज्यादा बेटर है, सेल्फ स्टडी करो वो Yes, sir. ज्यादा बेटर है, ठीक है। आ गया ना भाई, चलो अच्छा 16 को, हाँ ठीक है, तो जो भी एक दिन और सेल्फ स्टडी कर लेना, थोड़ा ज्यादा कर लो सेल्फ स्टडी। ठीक है, 2:30 बजे से है ना, ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, हाँ भाई, तो वर्क पावर एनर्जी का जो भी क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं ना। चलो बताओ, इट पॉसिबल दैट अ बॉडी be in accelerated motion under a force acting on the body yet no work is being done, कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्या ऐसा संभव है? एक्सप्लेन योर आंसर गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल। चलो बताओ, अभी कोई बता सकता है कि भाई मैं एक कोई बॉडी एक्सीलरेटेड तो है बट उसका नेटवर्क वर्क वो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है, वो एक्सीलरेटेड मोशन है ना, फोर्स अंडर अ फोर्स, एक्सीलरेटेड तो है बट वो वर्क नहीं कर पाता है, कुछ ऐसा कोई एग्जांपल है? तो बताओ। मे बी cos थीटा 0 हो। हाँ ठीक है, वो तो वही तो, ठीक है, वेरी गुड, वर्क डन सर 0। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो फिर। यस राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो है नहीं, मतलब हम लोग को पढ़ाने के लिए तो बोला नहीं गया है, बट बेसिकली उसके पीछे आप मेरे, अगर आप वो मेरा वहां पे बना हुआ है बिटली लिंक जो है ना, वहां बना हुआ है, तो आप मेरे बिटली लिंक पे जाना, सभी टीचर्स के बने हुए हैं, तो वहां पे आपको न्यूटन्स लॉ हम लोग शुरू में पढ़ाए थे, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि अलग से तो अब क्लासेस लगाना संभव नहीं है, कल एग्जाम है, क्या क्लास करके करोगे, सेल्फ स्टडी करो, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको फिर भी चाहिए तो मेरा वहां पे अश्विनी कुमार के नाम से आ रहा होगा, ठीक है,
अश्विनी सर वहां पे लिखा हुआ होगा, इस बिटली लिंक जो है ना आपके, वो होगा बिटली लिंक अश्विनी सर के नाम से वहां बना हुआ होगा, तो उसमें आप जाके देखना, शुरुआत की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था। लिंक प्रिंस, लिंक तो यूट्यूब पे भी है प्रिंस, मुझे भेजना भी नहीं आता, प्रॉब्लम ये है ना, पता नहीं ये कहाँ होता है मेरे ग्रुप्स, ये ग्रुप है नहीं मेरे ना, ये तो खुशी मैम की क्लास है ना, तो उनकी क्लास तो हम ले रहे हैं क्योंकि वो मेडिकल लीव पे हैं, खुशी मैम तो मेडिकल लीव पे हैं तो उनकी क्लास ले रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाना, वहां पर के अवंती, देखो मैं बता रहा हूँ, अवंती दिल्ली पे जाना और वहां पे प्लेलिस्ट आएगा ना, इस चैनल में जाना ना, यूट्यूब पे इस चैनल पे जाना, इस चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में मेरा नाम आ रहा होगा, अश्विनी कुमार आ रहा होगा, ठीक है, फिजिक्स बाई अश्विनी कुमार करके आ रहा होगा, अश्विनी सर या अश्विनी कुमार ऐसे ही कुछ, पता नहीं, मुझे याद नहीं, तो वहां पे देखना, उसमें न्यूटन्स लॉ का अच्छा मैंने दो लेक्चर्स न्यूटन्स लॉ के मैंने करा रखे हैं, 2 लेक्चर्स वहां पे हैं, हम लोग शुरुआत में किए थे। हाँ, क्रोम पे लिंक डालना, रिकॉर्डिंग्स, यस ऐसे ही कुछ डालना, मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग से अब अलग से न्यूटन्स लॉ कराना संभव नहीं है। क्या हो गया? हाँ क्या, चलो आ जाओ इसको देखते हैं। चलो एग्जाम्पल बताओ भाई, कोई बता सकता है कोई ऐसा मोशन जो एक्सीलरेटेड तो है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है ना, एक्सीलरेटेड का मतलब फोर्स है और वो वर्क नहीं कर पा रहा है, सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? कूलिंग वाला भी था एग्जाम्पल। ओके, हाँ भाई देखो 7800, हाँ ये लिखा है ना, हाँ यही है, हाँ ये लिंक है, राइट 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 आयुष, यही लिंक है 7800, अवंती दिल्ली एट 7800 करके आ रहा होगा, अवंती दिल्ली 7800, इस पे प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में मेरा नाम, सारे टीचर्स का नाम वहां पे मेंशन है, आप वहां पे सर्च कर सकते हो। थोड़ा मेरा सबसे नीचे है ना, मेरा सबसे नीचे जा करके, पता नहीं लोगों ने मेरा नीचे क्यों कर रखा है, जानबूझ के कर दिया है क्या? मेरा, मैं कभी कभी मैं खुद ढूंढने जाता हूँ तो बहुत स्क्रॉल करता हूँ तब जाके मिलता है मेरा। चलो आ जाओ, तो इसका एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, बताओ भाई सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेटेड मोशन होता है ना, पता है आपको, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, इसके बावजूद कोई वर्क नहीं हो रहा होता है, पता है ना आपको, ये सर्कुलर मोशन होता यस है, सर। सर्कुलर मोशन का जो फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है और जो वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन होता है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा, तो बेसिकली ये एफ डी कॉस 90 डिग्री आएगा और ये 0 आएगा हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो वेलोसिटी ये रहता है और एक्सीलरेशन इधर रहता है, वेलोसिटी इधर होता है, एक्सीलरेशन इधर होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाते हो तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का 90 होता है, डिग्री का। और जो वेलोसिटी होता है यही डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन तो यही होता है, जो वेलोसिटी होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। कैन अ बॉडी ऑफ मोमेंटम विदाउट एनर्जी, बताओ भाई इसका बता सकते हो, बताओ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी कैसे रिलेट होते हैं भाई, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया इसके जस्ट पहले वाली क्लास में, टू 2m k। यस अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाली क्लास में प्रूफ करके आपको दिखाया, पी स्क्वायर जो होता है वो 2mk होता है, ये लीनियर मोमेंटम ये लीनियर मोमेंटम है, हम एंगुलर सर मोमेंटम तो को नहीं भी हो हम निकाल सकती। सकते हैं 2ik, ठीक है, ये के, ये के जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी नहीं होता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो अच्छा एक ये सवाल को छोड़ो, मुझे ये बताओ, कैन अ बॉडी हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, ये सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हो क्या, कैन अ बॉडी हैव एनर्जी विदाउट सर मोमेंटम, कैन नॉट हैव। सर विदाउट नहीं हो सकता, मोमेंटम, क्योंकि सर अगर उसके पास एनर्जी है तो वेलोसिटी भी होगी और मास तो होगा ही। एनर्जी को आप सर लोग एक ही सर एनर्जी के क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता तो बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, बट सर इसने तो बोल रखा है ना कि उसके पास एनर्जी है, हाँ एनर्जी है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, कैन अ बॉडी, तो सर मास कैन तो होगा ही और वेलोसिटी भी होगी। मतलब एनर्जी होने के लिए मास और वेलोसिटी का होना जरूरी है, बताओ एनर्जी होने के लिए मास और वेलोसिटी का होना जरूरी है, नहीं सर, अगर पोटेंशियल होगी तो। यस राइट राइट तुषार सही बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो एक तरह का एनर्जी ही होता है भाई, यस ठीक सर। है, तो अगर ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से अगर मैं एच हाइट किसी बॉडी को ऊपर लेके चला गया तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है mgh,
लेकिन इसके पास मोमेंटम 0 है, तो ये फिनोमेना तो सही है। कैन अ बॉडी हैव एनर्जी? हाँ, तो बॉडी के पास एनर्जी है विदाउट मोमेंटम, तो हाँ, विदाउट मोमेंटम वो एनर्जी है, तो दिस इज यस। चलो इस सवाल का जवाब आप ढूंढना, ठीक है। कैन अ बॉडी हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके देखो और इसका जवाब आप ढूंढना क्या आंसर आता है। चलो आगे बताओ। डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग डिक्रीजेस और इंक्रीजेस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच? किसी भी स्प्रिंग को जब आप, ये इसका नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से अगर आप किसी को स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, या फिर नेचुरल सर लेंथ से अगर आप इस किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो, तो दोनों केस में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? किसी एक में डिक्रीज करना चाहिए ना, दोनों में इंक्रीज करेगा। यस सर। चलो दोनों में इंक्रीज करेगा ना, दोनों में इंक्रीज करेगा। चाहे आप इसको स्ट्रेच कर लो और चाहे इसको स्ट्रेच कर लो, चाहे इसको आप कंप्रेस कर लो, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो इंक्रीज करता है ना। दिस इज द राइट आंसर। ये गलत है ना, यस सर। डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, बताओ भाई, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। है ना, क्लियर है ना। चलो, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटा। मोमेंटा है ना, ये मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा होता है, ये उल्टा मोमेंटा है ये। चलो कोई नहीं, प्लूरल वगैरह में बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। विच वन इज हायर? बताओ, बता सकते हो इसका? अभी जस्ट मैंने जो रिलेशन बताया ये उसी पे हैवी बने। बॉडी। सर लाइट बॉडी। लाइट, चलो देखते हैं किसी का लाइट लाइट। बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो पी स्क्वायर बराबर 2m के है। यहां से मैं लिख सकता हूँ p बराबर √2m के। ठीक है, चलो यहां से मैं एक लाइट ले लेता हूँ और यहां से मैं लिखता हूँ p ऑफ हैवी। लेकर भी कर सकते। हाँ ठीक है, देखते हैं। चलो, लाइट एंड हैवी बॉडी, अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं भाई, देखो क्या क्या आता है। लाइट के लिए मैं 2 लूंगा और मास जो लूंगा वो लाइट वाला ऑब्जेक्ट का लूंगा, और काइनेटिक एनर्जी जो लूंगा वो लाइट वाला लूंगा। जो ये हैवी के लिए मोमेंटम मैं लेने जा रहा हूं, तो मास लूंगा मैं हैवी बॉडी का मास लूंगा, काइनेटिक एनर्जी में हैवी बॉडी का लूंगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पी ऑफ लाइट, लाइट बॉडी का मोमेंटम इक्वल्स टू पी ऑफ हैवी। दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास रिलेशन क्या आ रहा है भाई, देखना। मास, चलो 2m मास ऑफ हैवी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ लाइट इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है। चलो मुझे क्या निकालना है? विच वन हैज हायर काइनेटिक एनर्जी? तो मैं लिख सकता हूँ क्या, KH/KL, हायर हैवी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई लाइट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लाइट बॉडी का मास डिवाइडेड बाई हैवी बॉडी का मास। ठीक है, तो यहां से आप ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो लेस देन 1 आएगा ना। मास ऑफ L बाई मास ऑफ H जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये अगर लेस देन 1 आएगा, कहने का मतलब है ये लेस देन 1 आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर जो है वो लेस देन 1 आएगा। और अगर ये लेस देन 1 आएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी। यस सर। ठीक है, समझ में आया? ये सब रीजनिंग से, इसमें क्या बनाना है? कुछ बनाना ही नहीं है। चलो भाई बताओ, स्प्रिंग 2 हिस्सों में काट दिया जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या असर पड़ता है? बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है ये सब तो बच्चा वाला सवाल है। या ये 2 के हो जाता है ना स्प्रिंग का, जो नया, हाँ नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है ना, वो डबल आ जाता है। ठीक है, चलो, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h1 एंड इट्स रीबाउंस। देखो एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया गया था, दिस इज h1। यहाँ से ये रीबाउंस होता है ना, यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद वो रिबाउंड करता है। रिबाउंड वो कहाँ तक करता है? h2 तक ही कर पाता है। ये ड्रॉप है ना, ड्रॉप किया जा रहा है, देखो यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ये देखो ये लाइन, ये लैंग्वेज आपको पकड़ना पड़ेगा। बॉडी को ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप करने का मतलब यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ भी जो वेलोसिटी पहुंचा होगा वो 0 ही आया होगा। rebounces to a height h2, find the value of coefficient of restitution का फॉर्मूला कोई बता सकता है? What is coefficient of v2 upon u2 minus u1। v2 yes minus v1 upon u2 minus u1। yes, पहले ऊपर में v आता है ना, coefficient of restitution का फॉर्मूला होता है v2 minus v1 by u2 minus u1।
ठीक है, यहाँ से v2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना भाई, सिंपल सा ये है कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, बताओ भाई। तो इसका जब ये वेलोसिटी आ रहा था तो कितना वेलोसिटी आ रहा था भाई, ये बताओ, ये किस वेलोसिटी से इसको हिट किया होगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh1 हो जाएगा क्या, यस सर। बताओ, √2gh1 हो जाएगा ना। यस सर। ये भाई फ्री फॉल की तरह ये ट्रीट करेंगे ना हम, फ्री फॉल का वेलोसिटी कितना होता है, यस सर। यस सर। 2gh1, तो फ्री फॉल का वेलोसिटी तो मुझे ये एंटर कर रहा है, तो ये आ रहा है √2gh1 आएगा। चलो ऊपर वाले का बताओ भाई, ऊपर वाले का क्या आएगा, ये वेलोसिटी 0 है, मान लो कि ये जो जब ये रिबॉन्ड किया होगा तो इसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v, मान लेता हूँ, यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका फॉर्मूला लगा लो, v² बराबर u² माइनस 2ah2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये v0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से u की वेलोसिटी अगेन आ गई 2gh2 आ गई। ठीक है, यहाँ से 2g कैंसिल, 2g कैंसिल, ये सिंपली आ जाएगा h2/h1। ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, इसको हम लोग E से लिखते हैं ना, E। यस सर। ठीक है, चलो बताओ भाई, एयर बबल अगर पानी के ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, बाउंसी वगैरह मत लगाने लगना ना, ठीक है यहाँ बाउंसी वगैरह मत लगाना भाई, बताओ, सिंपल सा लॉजिक। अरे भाई हाइट ऊपर जाएगा तो इसका क्या होना चाहिए, बताओ, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज, Increase. बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बताओ। सब बबल जो है वो हाइट इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई। हाँ ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन भाई, बताओ और कोई एक्सप्लेनेशन। सही है, ये एक्सप्लेनेशन सही है, अगर सिंपल सा बात है ना, अगर आप अर्थ और ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम होता है, अर्थ ऑब्जेक्ट के सिस्टम के बीच का अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर हो जाता है ना। पानी अगर पहाड़ पर से गिर रहा है, कोई बहुत बड़े माउंटेन पर से पानी जो गिरता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जाती है, उसको पैदा करने का क्यों ऐसे पैदा होता है भाई, क्योंकि उसके पास एक पोटेंशियल, जितना हाइट ज्यादा रहेगा उतने हाइट से अगर वो पानी गिरता है तो वो टरबाइन जो घूमता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो, तो उसके पास उतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है, इसलिए जो डैम्स बनते हैं ना वो बहुत हाइट पे बनते हैं, और नीचे टरबाइन लगा होता है, पानी ऊपर से छोड़ा जाता है, पानी जब नीचे आता है तो बहुत हैवी एनर्जी लेकर के आ रहा होता है, बिकॉज ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वाला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना हाइट पे ले जाओगे वो उतना ज्यादा पोटेंशियल उसका इंक्रीज करता जाता है। चलो ये बताओ, इसको निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, dw बराबर क्या होता है, dw बराबर f.dx होता है, निकाल सकते हो भाई। सर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा tan हाँ x स्क्वायर का। बिल्कुल, इंटीग्रेशन करते हैं, आ जाओ, tan(x²)dx। ठीक है, इसको निकालोगे, 10 को यहीं पे रहने दो, tan(x³/3 हो जाएगा, इसका लिमिट पुट कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना है, 2 से 4 पुट कर दो, 10/3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, बेसिकली आ गया 10/3 इंटू 56 आ गया। ठीक है, तो 56 कट रहा है तो ये कट नहीं रहा है, तो सिंपली ये 560/3 आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वर्क डन। बताओ भाई कोई डाउट है, बहुत सिंपल है ये तो, इसमें क्या बताऊं, ये नो बेसिक सर। है ना, ये बेसिक No, फॉर्मूला sir. है। Yes. चलो बताओ भाई, इज इट पॉसिबल टू हैव अ कॉलिजन इन विच द होल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाना। कॉलिजन आप दो तरह के कॉलिजन आपने पढ़ा होगा ना, एक इलास्टिक पढ़ा होगा और एक इनइलास्टिक। एक परफेक्टली इलास्टिक आपने पढ़ रखा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कभी संभव नहीं होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में आपका मोमेंटम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, आ रही है. आ रही होगी सानिया, आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, मेरा सही है आवाज। ठीक है, चलो अब फिर से मैं बता रहा हूँ क्या मैं बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि कॉलिजन आपने आपने कॉलिजन जो पढ़ा होगा, आपने एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा होगा। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, आपका मोमेंटम भी कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। ठीक है, और एक इनइलास्टिक कॉलिजन आपने पढ़ रखा होगा, इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक में भी आप दो तरह से इसको आप डिवाइड करते हो, इनइलास्टिक कॉलिजन को भी आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, या तो वो दोनों बॉडी पूरी परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है वो उससे चिपक गया और चिपक करके दोनों साथ जा रहे हैं, E दैट इज is equals to 0. हाँ, तो इस केस में जो है ना मोमेंट, है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हाँ हो जाती हाँ, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है इस केस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, दिस इज नॉट कंजर्व ना।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं रहेगा, मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहता है। चाहे चाहे मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मोमेंटम के लिए आपका आपने चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, जब तक आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हो, जब तक आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हो, तब तक मोमेंटम कंजर्व होता है। जो अर्थ ग्रेविटी, अर्थ और जो जितना अगर यहाँ पे सन है तो सारे प्लेनेट सन के अबाउट जो रोटेट कर रहे होते हैं ना, तो इनका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ना, एफ जी होता है, एफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, और ये एक इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। इस सिस्टम का, अर्थ सन का और अर्थ का जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इंटरनल फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स जो होता है वो इंटरनल होता है। तो इस केस में जो है ना, जो मोमेंटम होगा ना वो ऑलवेज कंजर्व होता है। मार्स है, सपोज जुपिटर है, जुपिटर और सन के बीच में लगने वाला फोर्स जो वो इंटरनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये इंटरनल फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये तो सिस्टम, मैंने तो इन दोनों को एक सिस्टम ही मान रखा है। तो इस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स तो ये दोनों नहीं है। मोमेंटम, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो है ना, वो ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं होता है। तो इसका जो मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सब कंजर्व रहता है। ठीक है, जब तक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो चाहे आप कॉलिजन चाहे आप इलास्टिक करवा लो, चाहे इन इलास्टिक करवा लो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक करवा लो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा ना। यूनिवर्सल है ये सब, सारे जो कंजर्वेशन है ना वो बहुत यूनिवर्सल्स हैं। अब सोचो कि मोमेंटम कंजर्वेशन आप सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, लाइक जो सन और अर्थ का जो सिस्टम, उस सिस्टम के लिए भी आप मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हो। बोर्स मॉडल में जब आप जाते हो तो एटम्स को भी आपको बताया गया हो, वहां भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। ये सब कुछ बहुत ही बेसिक कंजर्वेशन है जिसपे पूरा नेचर काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार जो कंजर्वेशन होते हैं वो बहुत ही बेसिक कंजर्वेशन होते हैं, ये हमेशा काम करते हैं। मास, हमेशा मास कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चलो भाई बताओ, स्टेट इच कौन कौन सा सही है, पहला बताओ, ए वाला सही है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। सर पिछले वाले का आंसर नॉट पॉसिबल था ना? नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी पूरा क्यों नहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा कॉलिजन क्यों नहीं होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये जो मान लो इसमें अगर कोई बुलेट, जैसे बुलेट फायर करने वाला जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, बुलेट फायर करने वाला जो न्यूमेरिकल बनाते हैं, वी वेलोसिटी से ये जा रहा है, जाते 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 ये जो है ना इस पूरी तरह से टकराता है, टकरा करके ये इसमें इम्बेडेड हो जाता है ना, इसमें अंदर जाकर के ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो रेस्ट में आने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो ही सकता है, होल काइनेटिक, ये लॉस कॉलिजन किया और पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दिया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हो सके तो ये जो प्लैंक है ना, ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक को लेकर के ये साथ साथ मूव करने लगे। बट ये पॉसिबल है, इसको तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। सब न्यूमेरिकल्स तो हम लोग बना रखे हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं। ये इसमें जाता है यस सर, अपना, जब स्टिक हो जाते हैं कोई चिप हाँ आपस हाँ, में। ये अपना जाता है और अपना काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से लॉस लूज कर देता है। चलो बताओ, इसमें पहला स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। इलास्टिक कॉलिजन द मोमेंटम एनर्जी ऑफ, है ना, ये इलास्टिक की बात कर रहा है ना, तो दोनों कंजर्व यस सर, होगा। ट्रू। सही है। दूसरा बताओ भाई, सर बताओ। ट्रू है। बताओ, किसी को कुछ डाउट है भाई, ये ट्रू होगा ना, एनर्जी हमेशा कंजर्व होता यस है। सर, ट्रू। ट्रू ये है। हाँ, सर डेरिवेशन ये तो एनर्जी तो ऑलवेज ही कंजर्व, ये तो दुनिया का कोई नियम ही इसको नहीं बदल सकता। ये ऑलवेज, दिस इज द यूनिवर्सल, एनर्जी हमेशा सिस्टम का कंजर्व होता है। जब भी आप किसी एक चीज को सिस्टम मानते हो ना, तो उस सिस्टम का एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज 0 फॉर एवरी फ्रेम फोर्स इन नेचर। फॉल्स। बताओ, ये फॉल्स है, फॉल्स है ना भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, फ्रिक्शन, इसका एग्जांपल फ्रिक्शन आप ले सकते हो। फ्रिक्शन जो है ना, एक क्लोज लूप में जो वर्क होता है फ्रिक्शन का, वो 0 नहीं होता है। स्प्रिंग का 0 होता है ना, स्प्रिंग का 0 होगा, ग्रेविटी का 0 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का 0 होता है। ठीक है, और क्या है भाई, और कौन सा फोर्स हमारे पास है, ये सारे फोर्सेस का 0 होता है। अगला बताओ, इन इलास्टिक कॉलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रू। सही है। चलो, पावर टाइम का रिलेशन निकालना है तो जो पीछे मैंने बताया था उससे भी आप निकाल लेना, P बराबर
E बराबर dw/dt होता है, कुछ करना उससे आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ ये न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये न्यूमेरिकल बढ़िया न्यूमेरिकल है। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। ये देखो फोर्स का वैल्यू दे रखा है -I + 2J + 3K। ध्यान से समझो ये इक्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 मीटर along the z axis? देखो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें फोर्स तो तीनों डायरेक्शंस में लग रहे थे, एक्स और वाई और जेड में, लेकिन ये जो मूव कर रहा है ना वो सिर्फ जेड के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, ओनली जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारे पास बेसिक जो वर्क का फॉर्मूला होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, fx dx fy dy लिखते हो ना भाई, और Yes, sir. fz dz लिखते हो। ठीक है, ये x1 से x2 जाता है, ये y1 से y2 जाता है, और ये z1 से z2 जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे ना, ये दोनों के लिए कोई वर्क नहीं होगा ना, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि dx और dy में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो dx और dy वाला जो कंपोनेंट होगा ये कोई वर्क नहीं करेगा। हमारा वर्क जो भी होगा वो 3 के कारण होगा। 3 के कारण कितना हो जाएगा भाई, dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ z1 to z2 3 dz। ठीक है, यहाँ से 3 कांस्टेंट है, 3 को आप बाहर निकाल लो। dz का इंटीग्रेशन z का लिमिट जो हो जाएगा वो z1 to z2 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन मेरा आएगा 3 इंटू 4 मीटर घूमा था ना भैया, 3 इंटू 4 12 जूल। बताओ किसी को कुछ डाउट है भाई, बताओ। No, sir. नो सर। टाइम हो गया भाई। चलो हाँ ठीक है, कॉलिजन क्या ये सब तो आप कर लोगे, इसको छोड़ो। चलो आओ, वर्क नहीं थ्योरम प्रूफ कर लेना भाई, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज भाई, ये सवाल भी आप कर लेना, लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज किया जा रहा है तो ये भी कर लोगे। आ जाओ कुछ और देखते हैं। चलो ये आप निकाल सकते हो क्या, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स सो दैट इट्स, अच्छा इसका पोटेंशियल जी निकालना, निकाल लो भाई। इसको डिराइव कर सकते हो क्या, वही है सिंपल। वर्क डन कितना होता है भाई, एफ डॉट डी एक्स होता है ना। एफ की जो Yes, वैल्यू sir. होती है वो हुक्स लॉ, एफ जो है ना ये हुक्स लॉ देता है ना, बाई Minus हुक्स लॉ। kx. ये जो हुक्स लॉ देता है ना, बाई हुक्स लॉ, फोर्स जो होता है वो के एक्स के बराबर होता है, माइनस लगाना है लगा लो, कोई सुनिए, माइनस के एक्स होता है ना, ये दिस इज हुक्स लॉ ना, हुक्स नहीं बोला था ना, फॉर अ स्मॉल कि छोटे से x पूरा होता है. छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, ये हुक्स का लॉ था। चलो यहाँ से निकालो, हो गया और क्या। डी डब्ल्यू बराबर एफ का वैल्यू पुट कर दो, के एक्स डी एक्स माइनस रखना है रखे रहो, नहीं रखना है मत रखो। डी डब्ल्यू बराबर के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसको आप लिमिट पुट कर देना जहां से जहां तक आपको पुट करना होगा, अल्टीमेटली ये हाफ, अल्टीमेटली कितना है 0 से एक्स कर देना, तो वर्क डन आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। कौन सा, ये वाला, linear momentum is increased by 50%। चलो देखो, then what by what percent its kinetic energy be increased। चलो देखो, p स्क्वायर बराबर 2mk। ठीक है, तो p स्क्वायर बाई 2mk, तो p2 बाई p1 करोगे, p2 बाई p1 बराबर 2m कैंसिल हो जाएगा, k2 बाई k1। ठीक है, कुछ ऐसा करोगे। चलो ऐसा करो ना, ऐसा करो, p बराबर अंडर रूट 2mk। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, p2 बाई p1 बराबर अंडर रूट k2 बाई k1। चलो p2 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, मोमेंटम कितना से इंक्रीज कर दिया गया, 50% से इंक्रीज कर दिया, 50%। यानी p2 जो है ना वो 1.5 p1 हो गया बाई p1, p1 कैंसिल हो गया, तो यहां से k2 बाई k1 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 1.5 के बराबर आ गया, तो k2 बाई k1 बराबर 15 इसका स्क्वायर करोगे ना, 1.5 का स्क्वायर करोगे ये 2.25 आ जाएगा। 25। ठीक है, तो बेसिकली ये जो k2 है ना वो कितना आ गया भाई, देखना तो 2.25 ऑफ k1 आ गया, इसको आप लिख सकते हो क्या, k1 प्लस 1.25 k1 लिख सकते हो आप। तो बढ़ा हुआ अमाउंट तो ये वाला अमाउंट है ना,
ठीक है, ये अमाउंट बढ़ा वाला अमाउंट है ना, बढ़ा हुआ अमाउंट ये है, तो 1.25 इंटू 100 आप कर देना, दिस इज अ परसेंटेज, 125% से बढ़े। बताओ क्लियर है, यस सर। समझ में आया ये सवाल? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे जेई में पता नहीं कितनी बार, बहुत बार सवाल आया हुआ है। ये आपका जब बोर्ड्स मॉडल आप पढ़ने जाओगे वहां भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपका छोड़ने वाला है। तो ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट, पी स्क्वायर बराबर 2m के, और इसी तरह से सेम आप रोटेशन में अप्लाई कर सकते हो, पी की जगह पे एल लिख दो, 2 मास को हम लोग रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंडिकेट करते हैं, और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। ये सब आपको हमेशा दर्द देता रहेगा, अगर ये सब फॉर्मूले अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो ये सबको क्लियर रखो, ऑलवेज दर्द ही देगा ये लोग। ठीक है, चलो भाई, हाँ हो गया ना, ये सवाल हो गया ना। 125% से बढ़ेगा मोमेंटम, अगर आप 50% बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 125 बढ़ेगा। ओके सर। चलो ये सब छोड़ो यार, हाँ ये बताओ क्या न्यूमेरिकल्स पे आता है ना, कितने न्यूमेरिकल्स बच गए भाई? एक तो मेरा ना इसका अलग प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाना भाई, फिर से गड़बड़ हो गया। मेरा ये पावर पॉइंट मेरे पास पायरेटेड वर्जन है ना, ओरिजिनल वर्जन नहीं है, तो कभी कभी ना हैंग कर जाता है पूरा का पूरा। ओ, ये हैंग कर गया, खत्म हो गया ये तो। ये तो मेरा डेटा भाग गया भाई, ओ माय गॉड। वर्क पावर एनर्जी है ना, वर्क पावर एनर्जी, हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। चलो आ जाओ। ये मैंने क्या शेयर कर दिया, उफ, पावर पॉइंट स्लाइड, चलो हाँ जी, इस पे आते हैं ना। चलिए, a body of mass 2 kg initial at rest moves under the action of an applied horizontal force 7 on a table with coefficient of kinetic friction इतना दे रखा है, ठीक है। कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, ध्यान से समझो। ये बॉडी कहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान, ये बॉडी ये है ना, ये है ना, रफ सरफेस है ना, दिस इज रफ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी इसका इसका आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के, म्यू के दे रखा है कितना, 0.1। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल 7 न्यूटन से इसको मैं पुश कर रहा हूँ, 7 न्यूटन ऑन अ टेबल, 140 जूल आ रहा है भाई, देख लो तो सही आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है 10 सेकंड, 10 सेकंड में बाद ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है भाई, 10 सेकंड के बाद ये 2 kg का ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ गया होगा ना, देखो तो 140 आ रहा है, हाँ भाई 10 सेकंड बाद यहाँ आ गया होगा। तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन का मतलब क्या होता है भाई, बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बना लो यार। वर्क एनर्जी थ्योरम तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। 882 जूल आ रहा है। चलो एक का 882 आया है, एक का 140 आया है। और निकालो भाई, सब निकालो। अब बैठे रहोगे तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। निकालो, मैं तो पूरा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलो एक और आंसर आया है। गुड, वेरी गुड। वेरिएशंस आते रहना चाहिए, ठीक है। एक आ जाता है तो अब एक और आ गया ना तो फिर मैं इसको एमसीक्यू बना दूंगा, ठीक है। चलो बताओ भाई, एक और कोई भी प्लीज, एक मैं ही बनाता हूँ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। फोर्स कितना लग रहा था भाई? फोर्स लग रहा था म्यू एम 7 न्यूटन। म्यू एन, ठीक है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। नॉर्मल इसका लग रहा होगा 2 इंटू 10, टोटल हो गया 10, ये कैंसिल हो गया। 2 न्यूटन फोर्स लगा। फोर्स जब 2 न्यूटन लगा होगा, वर्क डन बाय ऑल द फिजिकल्स, क्या निकाल रहा हूं मैं? फोर्स क्या मैं वर्क थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूँ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये लगा इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका फाइनल वेलोसिटी बताओ भाई, फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा हूँ। बताओ बताओ, कोई और, कोई तो मैच करो भाई। 3 अलग अलग डेटा आ रहा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। मैं, मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई तो बनाओ। हाँ भाई, तुषार बनाओ, सानिया, मुकुल, मुकुल बनाओ भाई। राधिका ने जवाब दे दिया है, नेहा का है। और 882 आ रहा है। कितना आ रहा है? 882। 882 आ रहा है भाई। चलो अब बोलो भाई, यस सर। इसका बहुमत बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे निकाले हो प्रिंस, बताओ। सर जो ये सर फोर्स लग रहा है उसके वर्क डन में से फ्रिक्शन के वर्क डन को माइनस कर देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर सर फोर्स 5 न्यूटन लगेगा। चलो आ जाओ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, इसको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करता हूँ। सर जो हमने फोर्स अप्लाई किया उससे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, यस, राइट राइट उसके बाद राइट, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे, मतलब हमारे ठीक है, न्यू की वैल्यू पुट करके, ठीक है, ठीक है फिर नीमा। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी पुट करके वैल्यू, मतलब दोनों का सम टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उससे फिर डिस्प्लेसमेंट उस वाली एक्सेलरेशन तो से निकाल। बहुत लंबा आप लोग चलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द पॉसिबल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, नहीं, बट मुझे इसका या तो एक्स निकालना होगा। यस सर, एक्स और निकालने के लिए तो एक्स, एक्सेलरेशन चाहिए हाँ, था। एक्स तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई भी कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एफ इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लगा तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक्स तो चाहिए। और एक्स यस सर, निकालने के लिए आपको दिस माइनस दिस, एक्सेलरेशन चाहिए टोटल। ठीक है, सर ठीक। 2.5 आ रही है एक्सेलरेशन। हाँ बताओ भाई प्रिंस, 2.5 आ रहा है क्या? यस सर, 2.5। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, आ जाओ। लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो, इस पे ये फोर्स 7 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट लगेगा, ठीक है भाई। फ्रिक्शन फोर्स कुछ ऑपोजिट लग रहा होगा, है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया भाई, बताओ। नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? नेट फोर्स जो लग रहा होगा 7 माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है ना। 7 माइनस म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1, और एन की वैल्यू, एन नॉर्मल नॉर्मल है ना, नॉर्मल बराबर एम जी होता है। एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो नेट फोर्स जो आ रहा है ना, इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जो आया वो 7 माइनस 2 आया, ये 5 आया। नेट फोर्स अगर आपको पता चल गया तो नेट फोर्स बाई मास अगर आप करते हो तो आपको एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन आपको पता चल जाएगा 5 डिस्प्लेसमेंट बाई, 1.4 आ रहा है क्या? सॉरी फिर से बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट 4, 1.4 आ रहा है। 1.4, चलो देखते हैं आता है या नहीं आता है। देखो नो सर, 126 मीटर।
ओके ठीक है, देखते हैं ये एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया भाई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई जिसको भी समझ में नहीं आ रहा देखो आप लोग, ठीक है, कोई ये नहीं है। एक्सेलरेशन मैंने इसका निकाल लिया। अब अगर आप एक्सेलरेशन निकाल लिए हो, आपको टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकंड दे रखा है ना, तो 10 सेकंड अगर ये दे रखा है तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो दे रखा है क्या? इनिशियली यस एट सर। रेस्ट, देखो Yes. इनिशियली एट रेस्ट है ना, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये 0 हो गया। अब मेरे पास बचा हाफ इंटू ए की वैल्यू मेरी आ गई थी 2.5 एंड 100 टी स्क्वायर। इसको आप करोगे तो 250/2, ये 125 मीटर आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है 125। चलो आ जाओ। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये बॉडी था, इस पे लगने वाला फोर्स जो था वो 7 न्यूटन का था ना, 7 न्यूटन, और ये 2 kg का ब्लॉक था। ये पूरा फ्रिक्शन यहाँ पे है ना, ये फ्रिक्शनल बॉडी है जिसका म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.1, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना, तो मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। चलो, अगर ये ब्लॉक आगे आप फ्रिक्शन जब आप फोर्स इस पे आगे लगाओगे ना, किसी ब्लॉक पे जब आगे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन उस पे पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, इस बॉडी का अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका एफबीडी बना के दिखाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप क्या करोगे, इस पे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन लगेगा और इस पे इस तरफ एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि इस पे इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो इस तरफ है, मैं मान के चल रहा हूँ इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, आपका इच्छा करे तो आप इधर भी मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन ए है, इस तरफ है, तो अब इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। बाई ये 2 kg है ना, बाई न्यूटन सेकंड लॉ, बाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो बॉडी पे नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, इस तरफ के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, तो 7 जो आपको दिख रहा होगा ना वो पॉजिटिव की तरफ दिख रहा होगा, तो 7 को मैं पॉजिटिव रखता हूँ। ये जो फ्रिक्शन है ना ये आपको उल्टा दिख रहा है, पॉजिटिव आपने इधर माना हुआ है, फ्रिक्शन आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो फ्रिक्शन को आप निगेटिव के साथ ले लो, बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास इसका 2 है, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। चलो इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहां से आगे बढ़ो आप, 7 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल फोर्स होता है ना, नॉर्मल, बराबर 2 इंटू एक्सिलरेशन। चलो यहां से 7 को रहने दो, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.1, नॉर्मल जो होता है ना वो mg होता है, इसका नॉर्मल कितना होगा भाई, mg होगा। इसका नीचे जो ये जो सरफेस, जिस सरफेस पे खड़ा है ये इसको नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा और इस पे ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, mg। ठीक है, तो यहां से ये 0.1 इंटू mg बराबर 2 टाइम्स एक्सिलरेशन, 7 माइनस 0.1 इंटू मास इसका 2 दे रखा है, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, 2 टाइम्स एक्सिलरेशन, यहाँ से आ गया 7 माइनस 2 बराबर 2 टाइम्स एक्सिलरेशन, 5/2 बराबर एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन बराबर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ भाई समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो एक्सिलरेशन आ गया मेरा, एक्सिलरेशन अगर आ गया था तो मैं निकाल क्या रहा था, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया ना। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, ये देखो ये रेस्ट में था ना, इनिशियली ये रेस्ट में था, ये आगे मूव करते 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 यहाँ पहुंच गया, ये t बराबर 10 सेकंड दे रखा था, और क्या था भाई इसका एक्सेलरेशन मैंने निकाल रखा है ना, इसका एक्सेलरेशन मेरा आ गया था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेना, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू 2.5 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 126। सॉरी 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 250, अल्टीमेटली ये 125 मीटर आ जाएगा। तो 10 सेकंड में सवाल ये, पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये 2 kg का ब्लॉक है ना,
हम पहले ये सॉल्व किए हैं कि 2 kg को ब्लॉक को अगर आपने इस तरफ से 7 न्यूटन लगाया था और इसका फ्रिक्शन अगर पीछे लग रहा था, विच इज इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल फोर्स, तो 10 सेकंड के बाद ये बॉडी जो है ना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, एस बराबर, जो एस है ना ये 125 मीटर ट्रेवल करेगा। पहले तो हमने ये निकाला है, ठीक है, ये पहला पार्ट खत्म हो गया। चलो अब मुझे वर्क निकालना है ना अल्टीमेटली, तो मुझे वर्क निकालना था, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना था। वर्क डन किसके कारण निकालना है भाई? बाय दी अप्लाइड फोर्स के कारण निकालना है ना, सिर्फ और सिर्फ यस सर, अप्लाइड फोर्स का निकालना है, अप्लाइड सबका नहीं फोर्स का। निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ए में ये कह रहा है कि वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा भाई? देखो तो, वर्क डन 7 into बाय अप्लाइड 125। फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू 125। यस सर, ठीक है, 875 आ रहा है। हाँ ठीक है। तो एफ की वैल्यू आप कितना दोगे? 7 दोगे। अप्लाइड फोर्स तो आप 7 ही न्यूटन है ना, एफ का वैल्यू 7 देना। फ्रिक्शन से अभी ये फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यस सर। अभी ये जो ए नंबर जो सवाल है ना, ए नंबर सवाल साफ साफ आपको लिख दिया है कि भाई अप्लाइड फोर्स का ही मुझे वर्क बताओ, और मुझे किसी का वर्क नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अप्लाइड फोर्स का वर्क चाहिए। तो अप्लाइड फोर्स तो एफ था और 125 डिस्प्लेस किया, तो एफ इंटू 125 करोगे तो ये 875 आ रहा है ना सर वो हमने 9.8 ली थी हाँ ठीक ग्रेविटेशनल है, फोर्स की। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वहीं से एरर आ रहा है, वहीं से एरर नहीं है, मतलब जो लेके बना रहे हो ठीक है, दोनों सही है। चलो पहला सवाल, पहला पार्ट खत्म हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। चलो दूसरा पार्ट करते हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना है, तो इस बार वर्क डन वाला फ्रिक्शन वाला ले लेते हैं। फ्रिक्शन का जो, चलो आ जाओ, फ्रिक्शन का जो वर्क डन तो बाई, सर वो उसमें 125 into 2 कर दो। यस फ्रिक्शन वाला फोर्स लेंगे। ये फोर्स आप समझो ना, फ्रिक्शन हमेशा हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, दिस इज फ्रिक्शन ना, ये बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये एचसी वर्मा अगर मैं आप खोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और एफ जो है ना, दिस इज अप्लाइड है ना, ये अप्लाइड फोर्स है। तो एफ और एफ जब मैं लिख रहा हूँ तो उसको आप समझ लेना अलग अलग में। मैं स्मॉल एफ जो होता है ना वो फ्रिक्शन होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो अभी वही है, एफ इंटू 126। डिस्प्लेसमेंट अभी भी 125 है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट भी तो आता है ना, कॉस थीटा आता है ना। यस सर। वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो देखो तो भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा था ना, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो पीछे की ओर अप्लाई हो रहा था। तो ये जो भी वर्क करेगा ना, ये एक निगेटिव क्वांटिटी आएगी। वर्क टन फ्रिक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो पहले से एक निगेटिव में लगा लेता हूँ, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है ना, यहाँ जो थीटा होता है ना वो 180 डिग्री होता है, और कॉस 180 जो होता है वो माइनस होता है। तो सिंपली ये कितना हो गया, एफ इंटू 125 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो निगेटिव ऑफ एफ ऑफ सर 125। 180 पर तो कॉस नेगेटिव हो। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तभी तो वर्क निगेटिव आ रहा है। मैं यहाँ इसलिए तो मैं निगेटिव लिख रहा हूँ ना, तभी तो मैंने यहाँ निगेटिव आगे में चिपका दिया। चलो माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू दे दो भाई, फ्रिक्शन का वैल्यू 2 आया था ना, आई थिंक, हाँ 2 आया था, 2 इंटू 125, ये 2 माइनस ऑफ 225 जूल आएगा। यस सर। सबका आ रहा है सर भाई ये? बोलो। सर ये 250। यस सर 250 आएगा। 250 आ रहा है, चलो 250 कर देते हैं भाई, ठीक है। यस सर। और क्या पूछ रहा है इसमें भाई? तो हो गया ना, 2 का आंसर आ गया। इसका आंसर आया सर नेट फोर्स में तो माइनस 250 5 जूल। चलो वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, तीसरा है नेट फोर्स का वर्क डन बताया, तो नेट फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? आ जाओ, पहले तो फोर्स ही, नेट फोर्स ही पहले निकाल लेते हैं। चलो नेट फोर्स बराबर 7 माइनस 625। ये 5 आया नेट फोर्स, और वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो ये 5 आ रहा है इंटू 125, 1125 आ रहा है क्या भाई? 5 5 25, 5 2 10 11 12, 516 ही तो आ सर रहा है। 625। हाँ 1125 कैसे आ रहा है? नहीं आप गलत बना रहे हो, इतना आना चाहिए। और इस बार ये पॉजिटिव रहेगा ना,
इस बार यस सर, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखो पॉजिटिव क्यों रहेगा ये देखो, समझो आप लोग अगर सर किसी को नेट नहीं फोर्स समझ। ना वो हाँ फोर्थ की राइट डायरेक्शन में जा राइट, रहा है क्योंकि ये 7 है और इसमें से आप 2 घटाओगे ना तो अल्टीमेटली जो ये बनेगा ना, ये 7 माइनस 2 बराबर 5 जो है ना वो इसी डायरेक्शन में रह जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स जो है ना वो मेरा एक्सीलरेशन भी इसी उसी साइड डायरेक्शन में में है। होगा। तो हमारा जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होगा ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। बताओ नेहा, आपको समझ में आ रहा है? गलत कैसे कर रहे हो आप? कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। चलो एक और है ना, इसमें क्या रह गया भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ये बताओ, बताओ भाई। हाँ भाई सानिया बताओ। 625, राइट राइट तुषार, वेरी गुड। और किसी का आ रहा है 625? राइट आंसर है, तुषार का सही आंसर है। और कोई है जो 625 ला सकता है भाई, बताओ। हाँ भाई तुषार बताओ कैसे लाए हो, अब ये तो बताना पड़ेगा तुषार, लेके आए हो तो। एनर्जी थ्योरम सर। या वर्क एनर्जी थ्योरम है ये, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। सर वर्क कंजर्वेटिव प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई। यस यस, मेरा पेन कहाँ गया भाई, फिर से ही भाग गया, रुक जाओ भाई, फिर से ही भाग गया। यस सर आ गया। आह, चलो आ जाओ। स्लाइड सो ये रहा। चलो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। तो अरे ये क्या हो रहा है भाई, फिर से भाग गया। एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट रुक जाना, एक सर मिनट। नेक्स्ट क्लास में क्या होगी? नेक्स्ट क्लास क्या क्या है भाई, मुझे तो याद नहीं क्या क्या है, वेव्स का है भाई, वेव्स वेव्स पढ़ेंगे ना, वेव्स। चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं ना इसको एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या मैं बता रहा था, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बता रहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस सिस्टम पे लग रहे हैं वो जो भी वर्क किया होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये तो अभी अभी आप निकाले हो, इसी को तो आपने 625 बोला था। यस सर। वर्क डन बाय नेट फोर्स ही तो आप निकाले हो, नेट, अभी अभी आपने नेट निकाला है ना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 625 जूल, ठीक है। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही पावरफुल वेपन है, फिजिक्स का तो अल्टीमेट वेपन है, इससे बड़ा तो कोई हथियार ही नहीं है फिजिक्स में। सवाल कभी भी कुछ से भी जब नहीं बनता है ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया करो, इससे जरूर आंसर आएगा, चाहे कुछ से भी आए या ना आए, इससे आंसर जरूर आएगा। चलो ठीक है, अगली क्लास हम लोग को कब मिलना है भाई, सारा टाइम टेबल का नाच तो यस सर 8:30। 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद मत मिलो यार, 15 मिनट बाद मत मिलो, 8:15 का टाइम है ना, 8:15 का टाइम है ना, सर 8:30 का टाइम है। 8:30 का 8 का टाइम है ना। चलो 8:45 में मिलते हैं, ठीक है, 8:45 में ओके सर। 8:45 में नहीं, 8:50 में मिलते हैं यार, 8:50 में आओ, ठीक है, तो मैं एकदम थक चुका हूँ। चलो आ जाओ, 8:50 में मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके 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 ओके।